आइए गाइज, आज आपको हम 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बताते हैं। ठीक है, जिस ऑब्जेक्टिव को आपको याद रखना है अच्छे ढंग से, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है इस ऑब्जेक्टिव का। तो आइए हम लोग ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करेंगे हर एक प्रश्न को आज से और अभी से। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं, देखते चलिएगा। तो आइए लिखिएगा ऊपर 2022 का ये सारा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2022 के आपके बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो शुरुआत करते हैं, आप लोग आंसर मिलाते जाइएगा। और बहुत सारे बच्चों के साथ परेशानी ये होती है कि उनको आंसर पता नहीं रहता है कि कौन सा आंसर सही है या कौन सा आंसर गलत है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, आंसर मिलाना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको दिए हुए कि रासायनिक अभिक्रिया क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक होगा, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, और रासायनिक अभिक्रिया की जब बात की गई है तो इस रासायनिक अभिक्रिया में जो दिया गया है वो रिएक्शन आप लोग देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो दिया गया रिएक्शन है उस रिएक्शन को आप लोग देखेंगे क्या है, किस प्रकार से है। तो देखते जाते हैं हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया की जो बात हो रही है वो रिएक्शन है 2O3 से 3O2 है। ठीक है, और एक रिएक्शन के लिए यहाँ पर O3 से O2 प्लस O दे दिया गया और O प्लस O3 प्लस 2O2 मंद स्थिति में दिया गया, तीव्र में दिया गया। अब यहाँ से आपको कहा जा रहा है इसका रेट निकालने के लिए, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसका रेट निकालना है। तो इसके रेट को निकालने के लिए जो आपका ऑप्शन दिया था, तो ऑप्शन के मुताबिक आपका जो आंसर इसमें आ जाएगा। तो आप लोग देख लेंगे, इसका आंसर लिख लेंगे सही ढंग से। इसका जो आंसर हो जाएगा रेट बराबर जो हो जाएगा के, और के के बाद आप देख सकते हैं O3 है तो O3 के आगे वाला संख्या इसके पावर में आ जाता है, O3 2 हो जाएगा और एक ऑक्सीजन बच रहा है। ठीक है, O2 पर -1 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये अभिक्रिया, अधिकांशतः अभिक्रिया के बीच ताप गुणक का मान कितने के बीच होता है। क्वेश्चन है अधिकांश अभिक्रिया के बीच, अधिकांश अभिक्रिया के बीच। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अधिकांश अभिक्रिया के बीच ताप और गुणांक का मान कितने के बीच होता है। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए। अधिकांश अभिक्रिया के बीच ताप गुणांक का मान, ताप गुणांक का मान कितने के बीच होता है, कितने के बीच होता है। ठीक है, तो अधिकांशतः अभिक्रिया का ताप गुणांक का जो मान है आपका ऑप्शन दिया है 2 3 1 2 और एक ऑप्शन दिया है आपका 2 4 और 3 4। तो इसका आंसर होगा 2 और 3 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न पे। निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। क्वेश्चन है निम्न में लायोफिलिक, तो लायोफिलिक को क्या कहा जाता है, तो लायोफिलिक का ही एक नाम और होता है आपको द्रवरागी कोलाइड। अगर आपसे चर्चा किया जाए कि लायोफिलिक कोलाइड क्या होता है, तो लायोफिलिक कोलाइड के लिए आप याद रखेंगे कि लायोफिलिक कोलाइड जो होता है वो द्रवरागी कोलाइड होता है। तो क्वेश्चन है निम्न में लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, ये पूछा गया है, निम्न में लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। अब देखिए उसमें से ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, दूध, गोंद, कुहासा, खून। तो कुहासा आपको पता होना चाहिए, कुहासा जो होता है द्रवरागी कोलाइड के अंदर नहीं आता है, जबकि दूध भी आता है। गोंद तो आपको पता है कि सबसे बेस्ट लायोफिलिक कोलाइड के अंदर आता है। तो लिख लीजिएगा इसको। चलिए अब आगे पढ़ाओ की ओर बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन हो चुका है, सारे बच्चे इसको पूरा एकदम अच्छे तरीका से देख लेना है और प्रीवियस ईयर का आपको धीरे धीरे सारे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस हम आपको कराते चले जाएंगे। अब आते हैं हम लोग अगले पड़ाव की ओर, जो हम लोगों का 4th नंबर क्वेश्चन होगा। तो अच्छे से देखेंगे हम लोग और इस वीडियो को आपको कई बार देखना है। सारे प्रीवियस ईयर का MCQ तो कम से कम हम आपको बता देंगे, ताकि MCQ में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको रटाएंगे, आपको उसको एक्सप्लेन कर करके समझा देना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कोलाइड कणों का आकार होता है।
तो प्रश्न है आपका, कोलाइड कणों का आकार होता है, क्वेश्चन लिखिएगा 4 नंबर, कोलाइड कणों का आकार होता है, ठीक है, कोलाइड कणों का, ठीक है, कोलाइड कणों का आकार होता है। क्वेश्चन जो है आपका क्या है, क्वेश्चन कोलाइड कणों का आकार होता है। तो आपको पता होना चाहिए कोलाइड कणों का आकार लगभग अप्रोक्स में 1 नैनोमीटर के आसपास होता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के आसपास होता है। अगर इसको सेंटीमीटर में लाएं तो आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू गुना करना पड़ेगा, यानी 10⁻⁷ सेंटीमीटर के आसपास का होगा। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻5 से 10⁻⁷ सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। 5 नंबर में आते हैं, कोलाइड के बारे में आप लोग जानते हैं कि कोलाइड कहते हैं किसको है। तो कोलाइड के बारे में आपको पता होगा, जो विलियन और निलंबन के बीच में आते हैं, ठीक है। कोलाइड का जो कण होता है विलियन और निलंबन के बीच में आता है, जैसे आपका पनीर हो गया, जेली हो गया, दूध हो गया, ठीक है, एवरीथिंग। तो आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्टार्च के जल अपघटन में किस एंजाइम का उपयोग होता है। स्टार्च के जल अपघटन में, जल अपघटन में किस एंजाइम का उपयोग होता है, किस एंजाइम का उपयोग होता है। काफी सच्चे अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो बहुत सारे एंजाइम है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, डायस्टेज होता है। क्या होता है, डायस्टेज होता है। स्टार्च आपको पता है ये कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण होता है। आपसे पूछ दिया जाएगा परीक्षा में कि स्टार्च किसका उदाहरण होता है, तो स्टार्च के बारे में हम लोग याद रखेंगे कि स्टार्च किसका उदाहरण होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का। स्टार्च किसका उदाहरण होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का। ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। 6 नंबर, रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होती है। रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होती है। क्वेश्चन आपका है कि रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होती है, ठीक है। रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होती है, रासायनिक अधिशोषण की दर होती है। अब रासायनिक अधिशोषण की दर में ऑप्शन दिया है, दाब बढ़ने से घटती है, दाब पर निर्भर नहीं करती है, एक वायुमंडलीय दाब पर दाब बढ़ने से बढ़ती है। तो रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, जैसे दाब बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, तो दाब बढ़ने से बढ़ती है। याद रखेंगे कि ये दाब बढ़ने से क्या होगा, बढ़ेगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन है। प्रश्न आपसे है कि पृथ्वी की परत में सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी की परत में सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु एल्यूमिनियम होता है। पृथ्वी की परत में पाया जाने वाला सबसे अधिक धातु, ये जो मात्रा के मामले में पूछ दिया जा रहा है तो एल्यूमिनियम होता है। याद रखिएगा, एल्यूमिनियम पाया जाता है। अगर आपसे कह दे कि शरीर में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा कि शरीर के बारे में पूछेगा तो शरीर के बारे में आप लोग बताएंगे कि शरीर में पाया जाने वाला सबसे जो तत्व ज्यादा होता है वो ऑक्सीजन होता है। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, पायरोलिग्नियस अम्ल में रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे कि पायरोलिग्नियस अम्ल में होता है। तो पायरोलिग्नियस अम्ल को हम लोग देखेंगे कि पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या होता है, तो अच्छे से समझेंगे एक बार। पायरोलिग्नियस अम्ल के बारे में आप लोगों को हम बताए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या है। तो 10% एसिटिक अम्ल होता है पायरोलिग्नियस अम्ल में। पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या होता है, तो 10% एसिटिक अम्ल होता है। आप ऑप्शन देख लेंगे जाके, और आपको याद होना चाहिए ये एसिटिक अम्ल वही है जिसका सूत्र क्या होता है, CH3COOH। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम में आपको ये चिंता नहीं करना है कि सारे क्वेश्चंस को बनाना है। कुछ क्वेश्चंस आपको आउट ऑफ सिलेबस टाइप के लगेंगे, या जिनको आप रेयर केस में कभी कभी देखते होंगे। तो मात्र 35 क्वेश्चन को देखना है, तो उसी 35 में से प्रश्न आएंगे। तो 70 में आपको 35 बनाना है, टोटल में आपको देखने का कोई फायदा नहीं है, मत देखिए उतना। तो 1-2 क्वेश्चन को नजरअंदाज कीजिए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की पड़ाव की ओर बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का क्या है और किस प्रकार से पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। 9 नंबर प्रश्न जो है
तो 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। CH3 CH3 ठीक है, और उसके साथ क्या है, NH2 है। और ये पूछा गया आपसे कि ये किस डिग्री वाले एमीन को शो करेंगे। ठीक है, आपसे क्या पूछ लिया गया इसके बारे में कि यहाँ पर NH2 है और पूछ दिया गया ये किस प्रकार के डिग्री वाले एमीन है या किस प्रकार के एमीन है। क्या पूछ दिया गया इसके बारे में, ये किस प्रकार के एमीन है। अब एमीन की बात करेंगे तो आपको याद होना चाहिए ये किस प्रकार का एमीन है। तो ये आपका 1 डिग्री एमीन होता है। किस प्रकार का एमीन होता है, ये 1 डिग्री एमीन होता है। ठीक है, पहचानेंगे कैसे 1 डिग्री एमीन या 2 डिग्री एमीन या 3 डिग्री एमीन को। तो आपको पता होना चाहिए जो RNH2 होते हैं, ये RNH2 जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, 1 डिग्री एमीन। और R2NH की अगर बात करें तो ये R2NH क्या होते हैं, 2 डिग्री एमीन। और R3N की अगर बात करें तो R3N क्या होता है, 3 डिग्री एमीन होता है। तो CH3 CH3 NH2 अगर इसके बारे में आपसे पूछ दिया जाता है परीक्षा में कि ये किस प्रकार के एमीन है, तो आपको याद रखना चाहिए या दिमाग में ये किस प्रकार के एमीन है, 1 डिग्री। 2 डिग्री की बात करें तो R2NH, 3 डिग्री की बात करें तो R3N, ये आपको दिमाग में रखना है। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। जलीय घोल में सबसे प्रबल भस्म कौन सा है। तो याद रखिएगा जलीय घोल में पूछा जा रहा है और पूछा जा रहा है कि सबसे प्रबल भस्म कौन सा है। तो सबसे प्रबल भस्म वो हो जाएगा यानी 3 डिग्री वाला CH3 का होल 3N। जलीय घोल में प्रबल भस्म मतलब क्षार, तो ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री चलता है मिथाइल के केस में। तो इसका आंसर हो जाएगा CH3 का होल 3N यानी 3 डिग्री वाले मिथाइल में ज्यादा होते हैं। और अगर इथाइल की बात करें तो इथाइल में आप याद रखिएगा 2 डिग्री वाले अमीन सबसे ज्यादा जलीय घोल में घुलते हैं। अब आते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे। C3H9N वाले वो किस प्रकार के अमीन दिखाए जाएंगे। तो देखते हैं क्या है लिखा हुआ C3H9N। ठीक है, C3H9N से किसको सूचित किया जाएगा या किसको दिखाया जाएगा, किसको दिखाया जाएगा। तो ये प्रश्न है, काफी बेहतरीन प्रश्न है। और ऑप्शन दिया है आपको 1 डिग्री अमीन को दिखाएंगे, 2 डिग्री अमीन को दिखाएंगे, 3 डिग्री अमीन को दिखाएंगे या इवन सभी को दिखाएंगे। आपका ऑप्शन है 1 डिग्री अमीन को दिखाएंगे, फिर ऑप्शन है 2 डिग्री अमीन को दिखाएंगे और फिर ऑप्शन है 3 डिग्री अमीन को दिखाएंगे और एक ऑप्शन है सभी को दिखाएंगे। तो अब देखते हैं आंसर क्या होगा। ये तो ऑर्गेनिक का प्रश्न है और ऑर्गेनिक प्रश्न को थोड़ा सा बनाना होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि C3H9N से कौन कौन से एमीन को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बनाना चाहें CH3 CH3 CH2 NH2 तो क्या बन जाएगा, ये 3 2 5 2 7 2 9 यानी 1 डिग्री एमीन बन गया। NH2 1 डिग्री होता है। अगर हम लोग दिखाना जाएं CH3 CH2 और N CH3H यानी 2 डिग्री के फॉर्म में, तो पूरे का ये 3 2 5 3 8 1 9। अगर 3 डिग्री के फॉर्म में दिखाएं तो 3 डिग्री में भी ये पूर जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर सही होगा, सभी होगा। तो C3H9N से जो है आपको कितने प्रकार के एमीन बनाए जा सकते हैं, तो फिलहाल आपको आंसर याद रखना होगा कि C3H9N से सभी प्रकार के एमीन बनाए जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं सेशन को समझ रहे होंगे, अच्छे से इसको उतारिए। सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करना है, आपको उसके सॉल्यूशन को समझना है और देखते जाना है। ठीक है, अच्छे से देखते जाना है। आगे की क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला पड़ाव आएगा, तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग और अगला प्रश्न को बढ़िया से हम लोग देखेंगे फिर अच्छे से कि अगला प्रश्न में फिर क्या कहा जा रहा है। तो आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला है 12 नंबर, निम्न में किसको अपकृत करने से सेकेंडरी एमीन बनता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसे अपकृत करके, अपकृत का मतलब अपचयन, किसे अपकृत करके 2 डिग्री एमीन बनता है, 2 डिग्री एमीन बनता है। वह ऑप्शन है आपका बहुत सारा, नाइट्राइल, नाइट्रो यौगिक, तो याद रखिएगा कार्बाइल एमीन से,
कार्बाइल एमीन से आपको क्या होता है कि कार्बाइल एमीन जो परीक्षण होता है उसमें आपको आइसोसाइनाइड का यूज किया जाता है, वो आपको हमेशा 2 डिग्री एमीन बनाता है। 13 पे आते हैं, ठीक है। तो 13 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि 13 को कैसे सॉल्व करना है। तो 13 नंबर प्रश्न पे आते हैं। तो 13 है, गन्ने की चीनी के जल अपघटन से क्या प्राप्त होगा। यानी सिंपल सीधा क्वेश्चन पूछ देता है कि चीनी के जल अपघटन से क्या प्राप्त होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि चीनी किसे कहा जाता है। तो चीनी कहा जाता है सुक्रोज को। सुक्रोज और चीनी एक ही चीज होता है। अब इसका जल अपघटन कराना है भाई मेरे। चीनी का मतलब क्या है यहाँ पर, सुक्रोज, और सुक्रोज के जल अपघटन से क्या निकलेगा, सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है। तो सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है, याद रखना चाहिए आपको, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो जब हम सुक्रोज का जल अपघटन कराएंगे तो सुक्रोज के जल अपघटन कराने से क्या प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड करेंगे। 14 नंबर, इंजाइम क्या है। तो आपको पता होनी चाहिए कि इंजाइम क्या होते हैं। तो इंजाइम, सभी इंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवियस जालक की संख्या। तो याद रखिएगा 3 होता है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवियस जालक की संख्या, तो ब्रेवियस जालक की संख्या जो घनाकार क्रिस्टल है उसमें हमेशा 3 होती है, याद रखिएगा। और आपको पता होनी चाहिए मूल क्रिस्टल की संख्या 7 है और क्रिस्टल तंत्र की संख्या 14 है। उसी 14 में घनाकार क्रिस्टल आते हैं जिनके पास क्या होती है, तो आपको पता है कि कितने होते हैं घनाकार क्रिस्टल ब्रेवियस जालक की संख्या 3 होती है। तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। एक विषमलम्बाक्ष होता है, उसमें सबसे ज्यादा जालक की संख्या 4 होती है। आगे बढ़ते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण कितने गोलों से होता है। सबको पता होना चाहिए कि अष्टफलकीय रिक्ति का जो निर्माण होता है, अष्टफलकीय की रिक्ति का निर्माण कितने गोलों से होता है। ये प्रश्न है कि कितने गोलों से होता है। तो आपको याद होनी चाहिए कि अष्टफलकीय रिक्ति के निर्माण में 6 गोला लगाया जाता है, और जबकि चतुर्फलकीय रिक्ति के निर्माण में 4 गोलों को लगाया जाता है। किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। यानी आप कह सकते हैं सीधे सीधे कि किसके कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है, क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। तो कमी की बात है तो आपको पता होनी चाहिए शॉर्टकी दोष जो होता है, यानी शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए ऐसा होता है कि शॉर्टकी में धनायन और ऋणायन दोनों अपनी जगह को छोड़कर चले जाते हैं। तो किस दोष में होता है, तो शॉर्टकी दोष के कारण ऐसा होता है कि क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। थोड़ा सा हम लोग तेज तेज आप लोग को पढ़ाएंगे। अब इसको मिटा रहे हैं तो दिक्कत नहीं होना चाहिए सब प्रश्न में। तो हम लोग 17 तक चल चुके हैं। अब याद रखिएगा 17 के बाद आपके 70 क्वेश्चन है। तो सारे प्रश्न को आप लोग को कर लेना है, इतना मेहनत करके आप लोग के लिए क्लास बनाते हैं। तो एक नज़र क्या आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पे, निम्न में कौन फेरी चुंबकीय पदार्थ है। तो प्रश्न पे आते हैं और 18 नंबर प्रश्न हम लोग लिखते हैं कि 18 नंबर प्रश्न क्या है। तो 18 नंबर प्रश्न आपको कहा जा रहा है कि फेरो चुंबकीय पदार्थ कौन है। प्रश्न कहा जा रहा है कि फेरो चुंबकीय पदार्थ कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि फेरो चुंबकीय का मतलब फेरस जिसमें होगा, तो जिसमें आपको फेरस दिखेगा वही फेरो चुंबकीय पदार्थ होंगे। 19 नंबर प्रश्न पे आते हैं, विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है, गुणधर्म का उदाहरण है। तो आपको पता होना चाहिए विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार के हैं। उसमें से एक है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन याद होना चाहिए आप लोग को। क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब, और एक वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये सब विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। ये सारे प्रश्न परीक्षा में आपसे छूटने नहीं चाहिए। घोलक के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोल संख्या। घोलक के 1 किलोग्राम विलायक, घोल को विलायक कहा जाता है, विलायक में विलय के मोल की संख्या।
विलय के मोल की संख्या। तो ये काफी अच्छा प्रश्न है। तो आपको पता है कि विलय की मोल संख्या क्या कहलाती है? मोललता। मोललता आपको पता है कि किलोग्राम में होती है और मोलरता किस में होती है? लीटर में होती है। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के घुलता है। क्या क्वेश्चन है? वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर, जो एक निश्चित ताप पर, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है। बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है। परिवर्तन के क्या होता है? उबलता है। तो आपको पता है कि जिसमें मान लीजिए कि निश्चित ताप पर किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं आता है तो उसको एजोट्रॉप मिश्रण का क्या कहते हैं? एजोट्रॉप मिश्रण। इसी को स्थिर क्वाथी भी कहते हैं। पढ़ाए हैं आप लोग को क्लास में। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है? ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है। एवं अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है। दोनों की तरह कार्य करता है। तो आपको याद होना चाहिए ये वही है सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका काम क्या है कि ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह कार्य करना। तो आइए 22 तक हो चुका है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 10 मिनट में सारा खत्म करेंगे। तो 22 के बाद हम लोग आते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो देखेंगे अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। पूरा इसको एकदम अच्छे से देख जाना है, रट जाना है। इस बार पूरा कहानी को एकदम अपनी ओर मोड़ लेना है। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में कौन रंगीन होता है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेंगे। निम्न में कौन रंगीन होता है? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रंगीन होता है। 23 है कौन रंगीन है। कौन रंगीन है? तो याद रखिएगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है? रंगीन होता है। 24 नंबर, संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संक्रमण तत्व का क्या पूछा जा रहा है आपसे? संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। काफी अच्छा प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है कि संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो याद रखना होगा आपको कि संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है N-1D 1 से 10 NS 0 1 से 2 होता है। याद रखना है। 25 पे आओ। Mn की ऑक्सीकरण संख्या किसमें कम होगी? Mn की ऑक्सीकरण संख्या किसमें कम होगी? Mn की ऑक्सीकरण संख्या किसमें कम होगी? अब देखिए इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं कि Mn की ऑक्सीकरण संख्या वाले प्रश्न को कैसे बनाना है, अगर एग्जाम में आपको दे दिया जाए। ठीक है, तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या वाले प्रश्न को देखते हैं। देखिए ऑप्शन आपके पास दे रखा है कुछ इस प्रकार से। ए नंबर ऑप्शन है MnSO4, बी नंबर ऑप्शन है आपका MnO2, सी नंबर ऑप्शन है आपका Mn3O4 और डी नंबर ऑप्शन है आपका Mn2O7। तो अगर निकालना है तो ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 चौके 8 और सल्फर का 6 में से 8 गया -2 तो Mn का कितना आएगा? +2। ऑक्सीजन -4 तो Mn कितना आएगा? +4। ये ऑक्सीजन -8 और यहाँ पर अगर आप इसको डिवाइड करो 3 से तो कितना आ जाएगा? -3/8। 2 से ज़्यादा आ रहा है ये वाले में, और 2 से 14 और 14 को 14 करेंगे यानी 7, तो सबसे कम किस में आएगा? तो MnSO4 में दिख रहा होगा। 26 पे आते हैं प्रश्न पे। 26वें वाले प्रश्न पे, निम्न में कौन एक्टिनाइड नहीं है? तो याद रखिएगा कि टर्बियम एक्टिनाइड्स नहीं है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न में कौन एक्टिनाइड नहीं है, तो टर्बियम जो है एक्टिनाइड्स नहीं है। पढ़ाए हैं आप लोगों को कि लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स 2 ग्रुप हैं F ब्लॉक में। ये सब किस में आते हैं? F ब्लॉक में। कौन आयन रंगहीन है? क्वेश्चन है ये, अच्छा प्रश्न है।
कौन आयन रंगहीन है? रंगहीन का मतलब जिसमें रंग नहीं जाएगा। ए नंबर ऑप्शन है Cu+, बी नंबर ऑप्शन है Cu2+, Ni2+, और डी नंबर ऑप्शन है Fe3+। Cu का होता है 29, कोबाल्ट का होता है 27, निकेल का 28, Fe का 26। इसमें 4s1 3d10। Cu का आपको याद होना चाहिए कि 3d10 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक प्लस साइन जाने का मतलब चला जाएगा तो बचेगा d10, और सब इसका ऑर्बिट पांचों का पांचों खचाखच पूरा भर जाएगा, और जिसका भर जाता है वो रंगीन हो जाता है। आंसर होगा Cu+। ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो हम लोग 27 तक देख चुके हैं। 27 के बाद अगला प्रश्न पे आते हैं। अब 28 नंबर वाले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। जो हल्का काफी प्रश्न है उस प्रश्न को थोड़ा क्या बहुत तेजी से खींचते हैं। जिस प्रश्न में दम नहीं है, जिस प्रश्न को आपको इवेंट खाली रटना है, सिर्फ आंसर मिला दीजिएगा कि वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा आप अपने से देख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं 28 नंबर वाले क्वेश्चन पे। 28 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन प्रतिचुंबकीय है? निम्न में कौन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय है। आपको हम बताए हैं कि दो होता है, कदु चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय तब होगा जब सब युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। चेक कीजिए। ए है Cr3+, तो क्रोमियम 24, V2+ है, Sc3+ है, और Ti3+ है। तो इसका आंसर ये होगा। चेक कर लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से। ठीक है, बताए हुए हैं। विटामिन सी क्या है? विटामिन सी क्या है तो आपको पता है। विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसी प्रकार से परीक्षा में पूछ सकता है कि विटामिन ए क्या है, तो विटामिन ए रेटिनॉल है। विटामिन बी क्या है, तो थायमिन है। इस पे आते हैं किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है। तो कोबाल्ट जो है उपस्थित होता है। तो कोबाल्ट किसमें उपस्थित होता है? तो सबको पता है कि विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है। कौन योगशील बहुलक है? कौन योगशील बहुलक है? कौन योगशील बहुलक? अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा रुक जाएंगे। नाइलॉन 6 कैप्रोलैक्टम से बनता है। नाइलॉन 6 हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक अम्ल से बनता है। एक आपका होता है योगशील बहुलक, और एक होता है आपका संघनन बहुलक, जिसमें H2O नहीं निकलना चाहिए। उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन या इवेंट, तो इसका आंसर होना चाहिए पॉलीथीन शायद जो होता है वो जो होता है आपका योगशील। इसमें सीधे एसिटिलीन से पॉलीथीन बनाया जाए, एसिटिलीन नहीं, हाँ एसिटिलीन से पॉलीथीन बनाया जाता है, या सॉरी इथिन से पॉलीथीन, इथाइन से शायद पॉलीथीन बनाया जाता है। देख लीजिएगा। CF2 F2C डबल बॉन्ड CF2, ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। किसका एकलक है? किसका एकलक है? तो इसमें आप देख लीजिएगा कि किसका एकलक है। ये टेट्राफ्लोरोइथिन होता है, और याद रखिएगा कि टेट्राफ्लोरोइथिन जो आपका बनता है वो टेफ्लॉन का होता है। टेफ्लॉन का एकलक क्या होता है? टेट्राफ्लोरोइथिन। याद रखना है आप लोगों को ये सारे प्रश्न को कि टेट्राफ्लोरोइथिन क्या होता है, वो एकलक होता है टेफ्लॉन का। और इसके बाद जो है आपका बेकेलाइट अगर पूछ दे तो बेकेलाइट क्या होता है? फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड में से एक होता है। बेकेलाइट जो बनता है वो किससे बनता है? तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को मिलाने से बनता है। पॉलीथीन किससे बनता है? तो इथिन से बनता है। ये सारे प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। पॉलिस्टर किसके बनता है? तो एस्टर से बनता है। अगला प्रयोग की ओर बढ़ते हैं हम लोग तेजी से, समय कम है, आगे बढ़ते हैं। क्लोरोक्वीन क्या है? क्वेश्चन है आपके पास, क्लोरोक्वीन क्या है? तो क्लोरोक्वीन आपका समझ लीजिए एंटी मटेरियल, मतलब एंटी मलेरियल के लिए होता है। एंटी मलेरियल के लिए, मतलब मलेरिया वाले बीमारी में इसका उपयोग बहुत मात्रा में किया जाता है। ज्वरनाशक भी इसको कह सकते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट इसको कहेंगे। निम्न में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? ये आपका टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, एंटीबायोटिक नहीं है, तो इसमें आ जाना चाहिए आपको टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 35 पे।
कौन गैमेक्सिन है? तो गैमेक्सिन किसको कहते हैं आपको पता होना चाहिए, अच्छे से पढ़ाए हैं। तो गैमेक्सिन है तो गैमेक्सिन कहा जाता है BSC को, यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड को। तो गैमेक्सिन किसको कहा जाता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड को कहा जाता है। 36 पे आइए, जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो क्या निकलेगा? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है, तो क्या निकलता है? चार्ज किया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है या क्या बनता है? तो क्या बनेगा भाई? सल्फ्यूरिक एसिड। 37 में आते हैं, बैटरी उटरी के लिए दिले हैं, तो उसमें याद रखिएगा कि क्वेश्चन खुद से लिख लीजिएगा, तनी बड़ा है। एगो का ई नोट Ag प्लस के लिए दिया है 0.80 वोल्ट, और ई नोट Sn 2 प्लस से Sn के लिए दिया है -0.14 वोल्ट। और इसमें अगर निकालना है तो ये निकलता है आपका कैथोड माइनस एनोड करके। तो कैथोड का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो 0.80 और माइनस माइनस प्लस 0.14, यानी 0.94 वोल्ट इसका आंसर होगा। 38 नंबर पे आते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना सेल क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, ईंधन सेल। हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन से बना सेल क्या कहलाता है? ऑक्सीजन से बना सेल कहलाता है। बना सेल कहलाता है तो क्या कहलाता है भैया? तो ईंधन सेल कहलाता है, याद रखिएगा। 39 नंबर है, पता नहीं कहाँ चला गया। 1 फैराडे किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा कि 1 फैराडे जो होता है, सबको याद होगा, 96,500 कूलम्ब पर मोल के बराबर होता है। तो यहाँ तक आपका प्रश्न हो चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग तेजी से। तो 39 तक आप लोग देख लिए होंगे कि 1 फैराडे कितने के बराबर होता है? 96,500 कूलम्ब पर मोल के बराबर होता है 1 फैराडे। अब आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हम लोग क्वेश्चन का अगला पड़ाव। अब हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे हैं? तो 70 में से 39 घटा दो भाई, 30-31 के आसपास बचे हैं। 40 नंबर पे आओ। 1 फैराडे किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा? तो K2SO4 का। किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा? तो याद रखिएगा किसका अधिक होगा? तो K2SO4 का, पोटेशियम सल्फेट का। 41 पे आ जाओ। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ क्या होती है? घटती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है वो क्या होती है? समय के साथ घटती है कि बढ़ती है जी? तो समय जैसे जैसे बढ़ेगा रिएक्शन का स्पीड क्या होते चला जाएगा? घटते चला जाएगा। हाँ ठीक है। 42 में आते हैं, कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? तो जो नहीं है वो ये है, 2H2O2 से 2H2O प्लस O2। क्वेश्चन सुन लीजिएगा, क्या है? कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? तो ये वाला अभिक्रिया जो है प्रथम कोटि का नहीं है। 43 पे आओ। जब एसिटिलीन को H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? एसिटल्डिहाइड। क्वेश्चन लिख देते हैं, जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? तो क्या बनता है? एसिटल्डिहाइड। क्या बनता है? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला आप लोग लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 44 नंबर में है, ये अभिक्रिया दिख रहा होगा आप लोगों को, RC+CL प्लस H2, कैटलिस्ट है यहाँ PDBaSO4, और यहाँ बन गया RCHO प्लस HCl। ये कौन सा अभिक्रिया है भाई? तो याद रखना, रोजेनमुंड अभिक्रिया है ये। कौन सा अभिक्रिया है ये? रोजेनमुंड अभिक्रिया है। तो यहाँ तक का कहानी आपका समाप्त हुआ है। अब चलिए 16 प्रश्न और बचे हैं।
आपका ये पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा। उसको अच्छे से देख लेना है, रट्टा मार लेना है 70 के 70 क्वेश्चन को। तो 44 के बाद आते हैं हम लोग अगले पड़ाव की ओर। तो हम लोगों का होगा 45 नंबर क्वेश्चन। तो 45 पर आइए। निम्न में कौन एल्डोल संघनन नहीं देगा? कौन एल्डोल संघनन नहीं देगा? तो कौन नहीं देगा? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही नहीं देगा ना जी। अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डोल संघनन देता है। तो किसमें नहीं होगा? तो मेथेनल में। आपको याद होगा H डबल बॉन्ड OH मेथेनल कहा जाता है इसको। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता है, इसी का दूसरा नाम फॉर्मल्डिहाइड है। कौन एस्टर का क्रियाशील मूलक है? तो एस्टर का क्रियाशील मूलक, एस्टर का क्रियाशील मूलक कौन है जी? तो COOR। चलिए 47 पे आते हैं। तो लिखेंगे अगला, निम्न में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड में अंतर होता है? क्वेश्चन है फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किसके द्वारा होता है? फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किसके द्वारा होता है? में अंतर होता है तो किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन में आपका एक सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसी के द्वारा होगा। NaSCO3 को ही कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और है अभिक्रिया का एक नाम है, मिरर इमेज टाइप का है, RCOOAg प्लस Br2। यहाँ है CCl4 RBr प्लस AgBr प्लस CO2। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपको याद होगा हंस डीकर अभिक्रिया कहते हैं। आपको हम बार बार समझा रहे हैं कि एक दो क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, ऐसे दे देता है। केमिस्ट्री का कोई सिलेबस का उतना 10% आप कंट्रोल से बाहर रखिए इसको। सल्फाइड एसिड का सांद्रण किस विधि से होता है? बहुत आसान सा प्रश्न है। सल्फाइड एसिड का सांद्रण किस विधि से होता है? तो पता होनी चाहिए आप लोगों को। तो फेन प्लवन विधि से। बहुत इसका नाम है फेन उत्प्लावन विधि, फेन प्लवन विधि। 50 पे अब हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के मिस हो रहा है, देख लेंगे। निम्न में किस धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा नहीं होता? इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो लोहा को तो नहीं किया जाता। विद्युत विच्छेदन विधि से किसका निष्कर्षण नहीं होता है? किसका निष्कर्षण नहीं होता है? तो नहीं होने वाला में कौन होगा? लोहा। लोहा को छोड़ के सब होता है। लोहा का अयस्क आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि लोहा के मुख्य कौन से अयस्क हैं और लोहा का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है। आप लोग 12th का परीक्षा देंगे, इतना आपको लोग को आइडिया होगा। अब चलिए, बहुत कम क्वेश्चन बचा है, हम लोग बहुत तेजी से अपने लक्ष्य को भेदने की ओर जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे जल्दी से। निम्न में हो गया, हुप विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये एल्यूमिनियम के लिए किया जाता है। हुप विधि का उपयोग किसके लिए होता है? तो हुप विधि का उपयोग एल्यूमिनियम के लिए किया जाता है। ठीक है, 53 में आते हैं। किसमें सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है? तो हीलियम। सबसे कम क्वथनांक की गैस कौन है भाई? तो सबसे कम क्वथनांक की गैस है भाई हीलियम। कौन है? हीलियम। आगे बढ़ते हैं। कौन सिर्फ एक ही ऑक्सो अम्ल बनाता है? एक ही ऑक्सो एसिड बनाएगा तो फ्लोरीन बनाता है। कौन एक ऑक्सो अम्ल बनाता है? ऑक्सो अम्ल बनाता है, ऑक्सो अम्ल बनाता है। तो याद रखना होगा फ्लोरीन। कौन बनाता है? फ्लोरीन। क्योंकि ये एक ऑक्सो अम्ल बनाता है HOF। क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है, इसमें डी कक्षक की उपस्थिति नहीं होती है, या कह सकते हैं हेलोजन का साइज सबसे छोटा है इसलिए ऐसा करता है। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बताओ भाई। तो आप सबको पता होगा कि फ्री स्टेट में रहने वाला हर एक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0 होता है। एक तत्व के परमाणु से बने सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो 0 होगा। सबसे कम वाष्पशील कौन है? सबसे कम वाष्पशील कौन है? सबसे कम वाष्पशील कौन है? अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन दे रखा है आपका H2। एक सेकेंड,
चलिए तो हम लोग प्रश्न पे आते हैं। तो सबसे कम वाष्पशील कौन है? तो ऑप्शन है आपके पास H2SC, TE, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फर, हाइड्रोजन टेलुरियम, हाइड्रोजन सेलेनियम। जल होगा इसमें सबसे कम वाष्पशील। 57 पे आते हैं। सभी लिगेंड क्या होते हैं? आपको पता होनी चाहिए कि सभी लिगेंड लुईस क्षार होते हैं। सभी लिगेंड क्या होते हैं? तो सभी लिगेंड होते हैं लुईस क्षार। तो सभी लिगेंड को क्या कहा जाता है? लुईस क्षार कहा जाता है। इसी को लुईस भस्म कहते हैं आप लोग। कौन अणुचुंबकीय है? कौन अणुचुंबकीय है? क्वेश्चन क्या है? कौन अणुचुंबकीय है? तो ऑप्शन है आपका NiCO4 प्रतिचुंबकीय हो जाएगा Cn, NiCl4 2- वाला अणुचुंबकीय होगा। ये जो अणुचुंबकीय होता है कमजोर लिगेंड मजबूत लिगेंड पर होता है। Cl कैसा लिगेंड है? कमजोर लिगेंड है, इसलिए अगर यह मजबूत लिगेंड होता तो ये हो जाता आपका प्रतिचुंबकीय। तेजी से भाई, अब मात्र आपके बचे हैं 12 प्रश्न और उसके बाद हमारा ये सेट समापन हो जाएगा। और यहाँ के बाद आपका काम बचेगा कि इसको याद करके आप फौरन हमको सुना देंगे। इस कहानी खत्म है। 59 पे आओ भाई। 59 की बात कर रहे हैं हम लोग। कौन जैव अणु मैग्नीशियम का एक प्रमुख घटक होता है? मैग्नीशियम का एक प्रमुख घटक होता है। मैग्नीशियम का मुख्य घटक कौन है? मुख्य घटक है। कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में तो मैग्नीशियम नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में कोबाल्ट धातु होगा वहां पे। वह जटिल आयन जिसके केंद्रीय परमाणु में d ऑर्बिटल्स नहीं आएगा। तो सबसे छोटा जो होगा जिसमें d ऑर्बिटल नहीं आएगा, यही क्वेश्चन है। जिसमें d ऑर्बिटल नहीं आएगा, नहीं है, तो आंसर क्या होगा? MnO2, सॉरी MnO4 माइनस। चूंकि इसका साइज काफी छोटा है, इसमें d ऑर्बिटल्स नहीं आता है। साइज बहुत मैटर करता है। 61 पे आते हैं। कौन कथन गलत है? कौन कथन गलत है? अब जरा सा देखेंगे इस प्रश्न को, थोड़ा सा रुक जाएंगे आप लोग। NiCO4 के बारे में कहा गया चतुष्फलकीय है। चतुष्फलकीय तो समझ में आ रहा है क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 4 है। और फिर पूछा गया है अणुचुंबकीय है। तो अणुचुंबकीय की अगर बात करेंगे तो ये अणुचुंबकीय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैसा लिगेंड है? मजबूत लिगेंड है। CO कैसा लिगेंड होता है? मजबूत। अभी तुरंत हम चर्चा कर रहे थे। और मजबूत लिगेंड होगा तो ये बन जाएगा प्रतिचुंबकीय। क्या बन जाएगा? ये प्रतिचुंबकीय। चलिए 62 पे आते। पहला का ही गलत था। किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? आपको याद होनी चाहिए कि आग बुझाने उझाने में किसका उपयोग होता है? तो अग्निशामक में उपयोग होता है। तो अग्निशामक में उपयोग होता है CCl4 का। इसके अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड का भी उपयोग किया जाता है। मोनोहैलोजन उत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ क्या होगा? तो आपको याद होना चाहिए कि एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया करके क्या बनता है? कुछ भी रहे वो, खास करके हैलोजन की बात करते हैं तो करके बनता है। तो याद रखिएगा एल्कीन बनता है। क्या बनता है? तो एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया करके एल्कीन बनता है। वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 से 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाएंगे। कहा जा रहा है कि ब्यूटेन 1 से 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाने के लिए किस अभिकर्मक का उपयोग होता है? किस अभिकर्मक का उपयोग होता है? तो याद रखिएगा ब्रोमीन की चर्चा हो रही है तो इसमें कोई ब्रोमीन ही होगा। ऑप्शन है CHBr3 Br2 CH3 Br या Br3। तो फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड आप लोग को रिएक्शन में पढ़ाए हैं। ठीक है, बचे 6 प्रश्न हम आपको सुना देते हैं, लिख लीजिएगा, टाइम नहीं है। निम्न में कौन यौगिक बनाएगा C6 से H6 + Cl2 से? तो ये आपको बनाएगा ये आपको बनाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। कौन हाइड्रोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा? तो CH3 COH। बड़े पैमाने पर मिथाइल अल्कोहल बनाया जाता है, याद रखिएगा, पायरोलिग्नियस अम्ल से। कौन सा क्रियाशील मूलक अल्कोहल में उपस्थित है? 68 में दिया है। तो अल्कोहल का OH होता है। सर्वाधिक अम्लीय कौन होगा? तो याद रखिएगा क्लोरोफिनॉल, जिसमें बेंजीन के साथ OH है और Cl यानी मेटा क्लोरोफिनॉल।
और प्राइमरी अल्कोहल का उत्परीकरण से उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या बनता है? तो प्राइमरी अल्कोहल के निर्जलीकरण से आपको पता है एल्डिहाइड बनता है, और सेकेंडरी अल्कोहल के निर्जलीकरण से कीटोन बनता है। याद आपको होगा प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन, तो इसको आप कर लीजिएगा।